नमस्कार, मैं हूं हेलो। विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास वतन। 24 जुलाई से चाइना के बड़े बैंकों ने डेरिवेटिव्स पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है, यानी पेपर ट्रेडिंग सट्टेबाजी को रोकने की दिशा में उसने ये बड़ा कदम उठाया है। क्या इसका असर दुनिया भर में सोने की कीमतों पर होगा? क्या इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिलेगा? ये तमाम चीजें इस समय पूरी दुनिया में सोशल मीडिया और मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। सबकी निगाहें इस तरफ है क्योंकि चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाले देशों में से एक है। और चाइना अगर कोई कदम उठाता है तो उसके कई बड़े परिणाम निकलते हैं। ये तमाम चीजें समझते हैं वित्तीय विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली जी से। शरद सर, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको और स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। और ये क्षमा मांगते हुए कि आज मुझे कार से करना पड़ रहा है, सारा दिन ऑन द मूव हूँ। जी। अगर बीच में नेटवर्क की समस्या है उसके लिए पहले से ही मैं माफी मांगता हूँ। सर, आप गाड़ी से आज सफर कर रहे हैं तो गाड़ी जिस समय हम बात कर रहे हैं तो चाइना के कदम की बात कर रहे हैं सर। 24 जुलाई को जो वो करने जा रहा है उसमें भी सर जिस तरीके से यहाँ हिचकोले आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या सोने के बाजार में भी कुछ हिचकोले दिखाई दे सकते हैं? देखिए, ये देखते हुए कि जो ट्रेडिंग ओवरऑल गोल्ड के सेल परचेज होती है वो ज्यादा डेरिवेटिव्स में होती है, तो हम सब जानते ही हैं, कई दफे इसके बारे में बात कर चुके हैं कि स्पॉट गोल्ड से यानी कि फिजिकल गोल्ड से कहीं बढ़ के ज्यादा ट्रेडिंग होती है पेपर फॉर्म में, डेरिवेटिव फॉर्म में। हम्म। तो मुझे लग रहा है इसका ओवरऑल इम्पैक्ट, वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम होगी। हम्म। हालांकि मैं ये भी मानता हूं विक्रांत के चाइना का रोल कमोडिटी ट्रेडिंग में उतना ज्यादा अभी नहीं है। हाँ। चाइना का रोल फिजिकल गोल्ड में तो काफी है, क्योंकि चाइना के बैंक पीबीओसी भी इकट्ठा कर रहा है, वहाँ लोग, रिटेल लोग भी इकट्ठा कर रहे हैं, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो है। पर अभी डेरिवेटिव मार्केट में चाइना का इतना बड़ा नाम नहीं है। हम्म। इंटरनेशनल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, जी। क्योंकि ज्यादा ट्रेडिंग ये एमसीएक्स में होती है या लंदन बुलियन मार्केट में होती है, दो बड़ी मार्केट्स हैं। अभी चाइना इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, तो मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी जो रहती है उसमें फर्क पड़ेगा। बाकी ओवरऑल कीमतों में मुझे कोई खास फर्क आता नहीं दिखता है, बल्कि एक अच्छा कदम है। हम्म। और मैं तो ये मानता हूँ कि अभी मेरे पास आपके जस्ट इस वीडियो से पहले हाँ। एक किसी मीडिया का मेरे पास कॉल आया, नाम नहीं ले सकता मैं। हाँ। उसने मेरे से पूछा कि क्या आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में भी, गोल्ड के बारे में बताएंगे। हाँ। तो मैंने साफ इनकार कर दिया, अभी बिल्कुल 5-10 मिनट पहले की बात है। और जी। बहुत ही जाना माना नाम है, अखबार है बल्कि बहुत बड़ा। हाँ। तो मैंने साफ मना कर दिया। हाँ। मैंने कहा मैं नहीं, मैं बता भी सकता हूँ तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जुआ है, ये सट्टेबाजी है। हम्म। और इसमें लोगों के हाथ जल सकते हैं, इसमें 80-90% कह दिया। मैंने जी। कहा मैं आपको भी सलाह दूंगा कि आप इसके बारे में अगर हाँ। कोई लेख लिखने लगे हैं जिससे लोग मोटिवेट हो जाएं, कोई हाँ। अगर शो बनाने लगे हैं, तो आप मत करिए। तो मुझे लगता है कि कमोडिटी में ठीक है, कमोडिटी मार्केट्स खुली हुई हैं ऑनलाइन पर, अगर आप पूरी तरह से मेरे ऊपर छोड़ दें हाँ। विक्रांत, जी। तो मैं कमोडिटीज में डेरिवेटिव्स बंद कर दूंगा। हम्म। क्योंकि कमोडिटी जो है, अब मान लीजिए जीरा है, लेड है, कॉपर है, ये चीजें हैं जो कि जिंक है। ये हाँ। चीजें सब इंडस्ट्रियल इस्तेमाल की, घरेलू इस्तेमाल की चीजें हैं। हम्म। और कमोडिटी ट्रेडिंग, मुझे ऐसा लगता है विक्रांत के, ये डेरिवेटिव्स को, सट्टेबाजी को जन्म देती है। हम्म। और इसमें मैंने परिवार के परिवार लोगों को बर्बाद होते देखा है, लोगों की जमा पूंजी जाते देखा है। तो चाइना का इस कदम के मैं खिलाफ नहीं हूं, आपको हाँ। सच पूछिए तो मैं इसको फेवर, मेरे बस चले तो मैं इसको कॉमेक्स में भी और एमसीएक्स में भी बंद कर दूं। हम्म। क्योंकि आप स्पॉट गोल्ड रखिए, जो और जो इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको सोने चांदी की मार्केट में दिखती है, इसका मुख्य कारण कमोडिटी मार्केट है, जिसके बारे हाँ। में हम पहले बात कर चुके हैं कई बार। हाँ। मेन कारण इसका कमोडिटी मार्केट है। तो ठीक है, आप चाइना ने बंद किया, पर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में विक्रांत, हालांकि 24 जुलाई में अभी वक्त है, पर हाँ। मुझे लग रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। एक खबर के तौर पर एक हाँ। रिएक्शन आ सकता है हाँ। कि थोड़ी जो कमोडिटी मार्केट के ट्रेडर्स हैं, कॉमेक न्यूयॉर्क में, भारत में, लंदन में, उनमें एक 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 सांकेतिक रूप से, एक सेंटिमेंट के रूप से कुछ टाइम के लिए असर होगा। पर ओवरऑल जो ट्रेडिंग है दुनिया भर में जो होती है, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।
सर लेकिन चाइना के इस कदम में एक बहुत बड़ा संदेश भी छिपा हुआ है कि एक तरफ वो फिजिकल गोल्ड खरीदने पर जोर देता है, भयानक तरीके से खरीद रहा है, और दूसरी तरफ वो पेपर गोल्ड पर हतोत्साहित कर रहा है कि ये एकदम बंद कर रहा है वो अपने देश में। क्या एक बिग पिक्चर हम इससे देख सकते हैं? बिग पिक्चर ये है कि चाइनीज जो सीसीपी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो चाइना को चलाती है, जो उनकी पॉलिट ब्यूरो है पूरी चलाती है, उन सबका ये मानना है कि ज्यादा जब प्राइस में उतार चढ़ाव होते हैं तो डेरिवेटिव मार्केट वालों का नुकसान होने का डर रहता है। जैसा मैंने कहा, मैंने स्वयं चाइना की वजह, हमने भारत में, मैंने कहा आपको, मैंने कई लोगों को बर्बाद होते देखा है इसमें, हम्म। जहाँ लोगों की एक साथ सारी जमा पूंजी, क्योंकि ये एक लत की तरह, एक आदत की तरह है, हम्म। एक एक बुरी आदत की तरह। अगर आप मेरे से सच पूछें तो जी। मेरे पास दिन में कितनी क्वेरीज आती हैं कि आप हमें ये बता दीजिए दिन में कितना जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। मैंने एक असूल बना रखा है कि मैं कतई इसको बढ़ोतरी नहीं दूंगा, भले ही शाम तक उस व्यक्ति के करोड़ रुपए की कमाई क्यों ना हो जाए। हाँ। पर मैं इसको, क्योंकि वो एक ऐसी ऐसी एडिक्शन है जो हम्म। आपको फिर वापस उसी मार्केट में लेकर आएगी, और एक दिन आपने कमा भी लिया तो आपको कालांतर में, महीने 2 महीने में आप गवा के ही जाएंगे। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो हम्म। व्यक्ति हमेशा गवा के जाएगा। क्योंकि अगर उसने शॉर्ट टर्म में कमा भी लिया, हम्म। 2-3 दिन, हफ्ता, 10 दिन, तो वो बार बार उसको खींच के अपनी तरफ लाएगी, फिर वो उठाएगा और अल्टीमेटली ये दे के जाएगा। सेबी का डेटा है कि 85 से 90% लोग डेरिवेटिव मार्केट में लूज करते हैं, पैसे गवा देते हैं। हाँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये कदम चाइना का अच्छा अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए है, लोगों को नुकसान से बचाने के लिए है, लोगों के हित के लिए है। क्योंकि कीमत में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहा था, और खासकर जब से गिरावट आई तो कभी मार्जिन, आपको याद होगा पीछे खबर आई थी, हाँ। चाइना ने मार्जिन कॉल्स बढ़ा दी है कि हाँ। मार्जिन बढ़ाइए। तो ये एक्सचेंजेस को इसलिए करना पड़ता है कि प्राइस फ्लक्चुएशन इतने होंगे तो उनको एक्सचेंज के लिए रिस्क खड़ा हो जाता है डिफॉल्ट का, और हम्म। लोगों के लिए तो है ही है। तो एक अच्छा कदम है। मैं इस कदम की, आप सच पूछिए तो चाइना के इस कदम की स्वागत करता हूँ। सर सर थोड़ा सा आप, हम अगर हमारे जो दर्शक डेरिवेटिव में नहीं करते, लेकिन कई बार उनके मन में ख्याल आता है कि हम भी इसमें करें तो पैसा कमा सकते हैं, किस तरीके का रिस्क रहता है वो थोड़ा सा अगर समझाएं। क्योंकि डेरिवेटिव में आप अगर लगा रहे हैं तो आपको वो एक्चुअल सोना नहीं है, कई बार वो जो सोना है उस पर कई कई यानी वो हो जाते हैं, उसमें कोई फिजिकल वैल्यू उसकी उस तरीके से नहीं है। तो किस तरीके से इसमें पूरा रिस्क इन्वॉल्व रहता है और क्यों इसे सट्टेबाजी कहा जाता है, अगर इसे थोड़ा समझा पाए। देखिए डेरिवेटिव मार्केट में पहली बात तो आप सोने में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। हाँ। आप खाली एक सट्टा खेल रहे हैं सोने की कीमत के ऊपर एक्सपायरी तक, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी है। तो ये तो बहुत आसान जवाब है इसका। जो नुकसान जुए के हैं हाँ। वही नुकसान इसके हैं, अगर मैं सीधा कहूं। क्योंकि आपने क्या किया, मान लीजिए 1 किलो सोना आज, अभी इस समय रेट 1 करोड़ 46 लाख रुपए का है, 1 किलो सोना, मैं उदाहरण ले रहा हूँ। जी। और आपसे एक्सचेंज ने कहा, पहली बात तो जो मैं प्राइस वॉलेटिलिटी की तरह हिल रहा हूँ, आपने सही कहा, उसके लिए क्षमा मांगूंगा, हाँ। क्योंकि मैं ट्रैवल में हूँ। पर वो मेरा हिलना, अगर मेरी बात नहीं हिल रही है तो फिर काम चलता है। बात नहीं हिल रही तो सर, वो अब सही जा रही है। अब 1 करोड़ 45 लाख रुपए का 1 किलो अगर आज सोना है, और हाँ। एक्सचेंज ने आपको कहा कि हमें आप 10% दे दीजिए, यानी कि 14 लाख रुपए, 14,50,000 रुपए दे दीजिए, हाँ। और आप 1 किलो सोने में ट्रेड करिए। तो हाँ। आपने 14,50 जमा करा दिए। अब कल को मान लीजिए कीमत गिर के 1 करोड़ 40 रह गई, हाँ। तो आपका मार्जिन जो है वो 9.5 लाख रुपए रह गया, क्योंकि 5 लाख रुपए आपके उड़ गए उसमें से, जो आपको लॉस हो गया। तो हाँ। इसलिए मुझे लगता है, और सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा नहीं है कि सब लोग हमेशा ही गवाते हैं, पैसा कमाते हैं इसमें, हाँ। और बहुत जल्द पैसा कमाया जाता है। कई बार तो 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर, 15 मिनट के अंदर भी आप कमा सकते हैं। हम्म। 2 दिन के अंदर आप कमा सकते हैं। आप 15 दिन में कमा सकते हैं। आप हम्म। कभी भी कमा सकते हैं। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आप कमा के दुकान बंद कर दें हाँ। फिर तो ठीक है, हाँ। पर ऐसा होता नहीं कभी भी। बिल्कुल वो आपने लालच। मान लीजिए एक एक ट्रेड में आपने, हाँ, आपने 10 लाख रुपए कमा लिया, अब आप दुकान बंद कर दीजिए, कभी मत आइए वापस। तो आप हमेशा याद रखेंगे, मैंने डेरिवेटिव से 10 लाख, और आप फिर वापस जाएंगे, हो सकता है अब अगली बार। हाँ। पर कालांतर में, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, हाँ। कालांतर में आप पैसा गवा के जाएंगे। जो आपने कमाया वो भी आप लगा जाएंगे, और जेब से भी आप लगा के चले जाएंगे। तो इसलिए डेरिवेटिव में ये रिस्क है कि वो किसी आधार पर बहुत शॉर्ट टर्म मूवमेंट जो है, अगर मैं इसको प्रिंसिपल के रूप में बोलूं विक्रांत, बहुत शॉर्ट टर्म मूवमेंट जो है वो किसी फंडामेंटल पे आधारित नहीं है।
वो हाँ, एक सेंटिमेंट पर, एक परसेप्शन पर, एक किसी खबर पर आधारित है। उसमें कोई फंडामेंटल्स नहीं है। हालांकि सोने चांदी की कीमतें लॉन्ग रन में खबरों पर चलती है, पर हाँ, फिर भी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स होती है, इतना सोना निकाला गया, इतना हाँ, सोना डिमांड में रहा, एक कुछ फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म में रहते हैं। हाँ, पर इसमें तो अब सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं, ये बहुत बड़ा फंडामेंटल है कि सेंट्रल बैंक लगातार इकट्ठा कर रहे हैं, डी डॉलराइजेशन आने वाला है, ये सब फंडामेंटल्स हैं। हाँ, बाकी परसेप्शन और ये अब उसने अब जैसे आपको बताऊं, बुधवार के दिन कल हाँ, फेड के मिनट्स आने हैं। हाँ, अब फेड पे रिएक्ट मार्केट कर चुका है, अब फेड के मिनट्स, अब दो चीजें इस समय सोने को प्रेशर में फिर से डाल रही हैं। एक तो फेड के मिनट्स में उनको लग रहा है भाई, जब मिनट्स डिटेल में होंगे कहीं महंगाई का बहुत बखान ना हो उसमें, तो हाँ, इस वजह से डर रहा है। दूसरा, यूक्रेन ने रशिया की रिफाइनरी पर अटैक कर दिया है, हाँ, उससे उम्मीद करी जा रही है कि तेल की प्रोडक्शन में दिक्कत आ सकती है। इधर अच्छी खबर भी है, सऊदी अरेबिया ने पहली बार $11 का डिस्काउंट देने की बात करी है। हाँ, तो ये खबरें देखिए, खबरें आज आई, एक दिन रही, दो दिन रही, फिर खत्म। आप हाँ, समझ रहे हैं बात? तो हाँ, खबरों, अब इस पे लोग इंट्राडे का खेल सकते हैं कि हाँ, भाई कल फेड के केविन वॉश का डिटेल्ड मिनट्स आएंगे, फेड के मिनट्स में क्या निकलेगा, कितनी डैमेज हुई है रशिया की वहां पर रिफाइनरी में, और रशिया यूक्रेन का युद्ध और घमासान हो चुका है, और रशिया अब घायल शेर की तरह हो गया है, क्योंकि रशिया की करीब करीब 33-34 रिफाइनरीज हैं, उसमें से 24 रिफाइनरीज यूक्रेन हिट कर चुका है। हम्म, तो पहली बार रशिया को बड़ा नुकसान इस 4.5 साल, 4.25 साल पुराने युद्ध में सुनने को मिल रहा है। कि हाँ, और नेटो की बैठक चल रही है, हाँ, नेटो की बैठक में रशिया के खिलाफ बातें की जा रही हैं। हाँ, तो इधर इधर जो नॉर्डिक कंट्री है, स्वीडन में बाकायदा उनको डर है कि रशिया इन्वेड करेगा, क्योंकि रशिया भड़क गया है बहुत बुरी तरह। जी, क्योंकि जो यूक्रेन अटैक अपने आप तो कर ही नहीं सकता, उसको नेटो के हथियार मिल रहे हैं, ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हाँ, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है। रशिया बहुत बड़ा देश है, इसके इतने अंदर जाके मारना रशिया में बिना यूरोप के, नेटो के नहीं हो सकता है। हाँ, तो रशिया घायल शेर की, तो ऐसा लग रहा है कि ये मामला यहां से भड़क सकता है, और रशिया का पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि रशिया बहुत बुरी तरह से न्यूक्लियर आर्म्ड है। हम्म, रशिया के पास इतने न्यूक्लियर हथियार हैं कि पूरे यूरोप को समाप्त कर सकता है वो। तो हाँ, मेरे ख्याल नेटो को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और टेंशन यहाँ से बढ़ रही है, यूक्रेन की मदद तो वो कर रहे हैं। तो हम्म, इन सबको लेके एक बार फिर से कच्चे तेल को लेके आशंका बन रही है कि $72, 72, आपने देखा $1 और बढ़ा कच्चा तेल, क्योंकि जब हाँ, से रिफाइनरी अटैक हुआ है। हाँ, तो और जबकि इतना भयंकर अटैक था कि जो $11 का डिस्काउंट था सऊदी अरेबिया का जो घोषणा करी है, उसको भी मार्केट ने दरकिनार कर दिया। हम्म, वरना अब कीमत तो इस हिसाब से $60-61 पे आ जानी चाहिए थी, $62 पे आ जानी चाहिए थी, हो सकता है आ भी जाए। तो कुल मिला के मेरा मतलब है कि शॉर्ट टर्म में सोना और चांदी सिर्फ परसेप्शन पे, छोटी छोटी खबरों पर, हाँ, छोटी छोटी, लॉन्ग टर्म में अपने फंडामेंटल्स पे चलते हैं, हाँ, इसलिए शॉर्ट टर्म में करना खतरनाक है। और इससे यानी सर ट्रेडर्स को तो आमतौर पर हम कहते भी नहीं, हमारे चैनल की जो हम खबरें दिखाते हैं और जो तमाम आपसे बातचीत करते हैं, विशेषज्ञों से बातचीत करते हैं, उद्देश्य यह है कि जो निवेशक हैं उनको बेचारों को सही खबरें मिले, उनको सही जानकारियां मिले। और ट्रेडर्स तो क्योंकि उनका काम ही वही है, वो अपने नफे और नुकसान दोनों के लिए जिम्मेदार खुद है। तो ट्रेडर्स को बहुत सावधान, इन्वेस्टर्स को बहुत मैं सावधान रहना चाहिए जी। इसमें मैं ये आपकी बात में बहुत काम की बात एक निकल के आई है, जो कि मेरा अनुभव है, जी, कि जब हम बातें बताते हैं तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बताते हैं, हाँ, हाँ, पर ट्रेडर्स उस बातों को सुन के, ये बहुत जरूरी बात बता रहा हूं मैं आपको विक्रांत, और इस बात जी, को आप हाईलाइट करिएगा। जी, ट्रेडर्स हमारी उस बात को सुनकर हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेड उठा लेते हैं। हाँ, जैसे मैंने कहा, 2 से 5 साल में फंडामेंटल डॉलराइजेशन होगा, सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं, डॉलर कमजोर होगा, और वगैरह वगैरह जितनी भी बातें हम करते हैं, और ट्रेडर्स उस बात को सुन के एक शॉर्ट टर्म पोजीशन ले लेते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म में व्यू हो सकता है लॉन्ग टर्म से टोटली डिफरेंट हो। हाँ, अब कल बिल्कुल, $4200 के आसपास पहुंचने को तैयार था, कल परसों की बात कर रहा हूं मैं, हाँ, आज $4100 के आसपास आने को तैयार है। हाँ, 1.5 लाख से क्रॉस कर गया था, आज फिर 1,45,000 आ गया। मैं भारतीय रुपयों की बात कर रहा हूँ, प्रति 10 ग्राम। अब हम लॉन्ग टर्म व्यू ले रहे हैं कि भाई ये आगे जाके 2 लाख जा सकता है, 180 जा सकता है, मान लीजिए, ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, अब ट्रेडर ने क्या किया, पोजीशन ले ली 1 महीने की। हाँ, अब 1 महीने की आपने पोजीशन ले ली, तो 1 महीने, हमने तो 1 महीने की बात कही नहीं थी, हम तो हाँ, लॉन्ग टर्म बात कर रहे हैं। पर ट्रेडर ने ये सुन के कि उनको लगता है डी डॉलराइजेशन 15 दिन बाद ही हो जाए, तो ऐसा ये एक गलती बहुत सारे लोग, ऐसा लगता है मुझे, करते हैं हाँ, कि पूरी बात ना सुन के, कई बार लोग ना पूरा वीडियो भी नहीं देखते हैं। वो हाँ, क्या करेंगे, वीडियो का उतना हिस्सा देंगे। तो इंग्लिश में कहावत है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, हाँ, थोड़ी जानकारी खतरनाक हो सकती है। तो इसलिए मैं सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स से हाथ जोड़कर
ये प्रार्थना करूंगा कि आप कोशिश करिए इस एसेट क्लास को लॉन्ग टर्म में देखने की। ये एसेट क्लास शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने की वस्तु नहीं है। भले ही आपने शॉर्ट टर्म में इससे भूतकाल में कमाया हो, पर आप अंततः इसमें गवा के जाएंगे। मेरी बात आपको याद रहेगी जब आप इसमें कुछ समय इस कार्य गतिविधि में बिता देंगे। हाँ सर, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूं, जिसकी बात आप अक्सर करते हैं कि डी डॉलराइजेशन और डॉलर जो है उसकी जगह गोल्ड लेगा। ये आप एकदम तय कहते हैं कि ये अगले कुछ सालों में देखने को मिल सकता है, जो 1971 से पहले की बात थी। तो बहुत से दर्शक ये सवाल करते हैं सर कि डॉलर के जरिए तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डॉलर ट्रांसफर करते हैं, ट्रेड होता है पूरी दुनिया में। गोल्ड अगर सिस्टम में डॉलर की जगह लेगा तो गोल्ड के जरिए कैसे होगा, क्या व्यवस्था बनाई जाएंगी? लोग ये नहीं सवाल नहीं, कर। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में फर्क आ गया। जो आपने बात बोली, जो दर्शकों का सवाल था, जी। गोल्ड डॉलर की जगह करेंसी नहीं बन जाएगा, हाँ। पहली बात। हाँ। डॉलर ये तो नहीं कि आप गोल्ड के जरिए अरहर की दाल खरीद लाएंगे या हाँ 2 किलो बिल्कुल। टमाटर खरीद लाएंगे, ऐसा अब नहीं होने वाला है। करेंसी की गोल्ड वैल्यूएशन। हाँ। गोल्ड गोल्ड एक मेजर ऑफ वैल्यू बन जाएगा। अब हाँ। आपका दूसरा सवाल कि भाई रेमिटेंस कैसे की जाएगी। तो हाँ। रेमिटेंस जो है, जब डी डॉलराइजेशन हो जाएगा तो दो देशों की करेंसीज जो हैं, बाकी की करेंसीज जो हैं, वो सरफेस पे आएंगे। कुछ युआन भी रफ्तार पकड़ेगा। हाँ। आपको डॉलर की जगह काफी जगह तो युआन लेता हुआ दिखाई देगा, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए भारत ने स्वीडन से करना है ट्रांजैक्शन, तो स्वीडिश क्रोमा और भारतीय रुपए में होगा। हाँ। भारत ने थाईलैंड से करना है, रुपी और बाहत में होगा। श्रीलंका से करना है, रुपी और श्रीलंकन रुपी। तो ये वो दो करेंसीज एक दूसरे की जगह ले लेंगी। हाँ। डॉलर जब हटेगा तो अपने आप कुछ करेंसी सरफेस पर आकर बड़ी हो जाएंगी, हाँ। और उनको नापने का तरीका गोल्ड बन जाएगा। हाँ मतलब ये क्योंकि मैं अगर नापना चाहता हूं 10 बाहत में कितने रुपए आएंगे, तो हाँ। इसको हम गोल्ड के आधार पर, तो गोल्ड मेजर ऑफ वैल्यू बनेगा। हाँ। गोल्ड डॉलर की जगह लेगा, इसको लिटरली मत समझिए। हाँ। गोल्ड डॉलर की जगह लेगा एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, नॉट एज अ हाँ। करेंसी। हाँ बिल्कुल, मैं वही जानना चाहता था सर। वो जो लोगों का ये कहना है कि करेंसी का जो फर्क आएगा वो कैसे मापा जाएगा? कोई ऐसी संस्था, कौन ऐसा माप के बताएगा कि आपकी वैल्यू क्या बनती है और आपके देश की वैल्यू क्या बनती है? वो डॉलर वो गोल्ड नापेगा। वो हम्म। गोल्ड के जिस देश के पास जितना गोल्ड होगा, उस हाँ। देश की करेंसी का जो वैल्यूएशन है उसी आधार पर होगा। आज की डेट में वो डॉलर के आधार पर होता है, बस इतना फर्क आएगा। हाँ। बाकी सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा। सर एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि चीन की हम बात कर रहे थे। चीन ने जो नया सिस्टम, जो हांगकांग के जरिए उसने नया दांव खेला है, उससे कितना असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या वह ये जो चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर कि वेस्ट की बादशाहत तोड़ने के लिए ईस्ट की तरफ से एक कदम, क्या ये उसे उस दिशा में देखा जाए सर? बिल्कुल देखा जाएगा। जब युआन गोल्ड आधारित हो जाएगा तो हांगकांग में जो क्लियरिंग सेंटर खोलने की बात हो रही है, हम्म। वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि दुनिया के इस भाग में, हम्म। ईस्टर्न पार्ट में कोई भी बड़ी, शंघाई का है थोड़ा बहुत, वहां भी अब 24 जुलाई से बैन लग जाएगा। हाँ। कोई भी बड़ा ऐसा कमोडिटी एक्सचेंज मान्यता नहीं है। हम्म। भारत में है। भारत में एमसीएक्स है, पर एमसीएक्स हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा है। हाँ। पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एमसीएक्स की कोई बहुत ज्यादा अभी क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ। बदकिस्मती से अभी हम इतने बड़े कमोडिटी ट्रेडिंग हब नहीं बने हैं, अगर मैं भारत की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। तो हांगकांग अगर बन जाता है, तो हांगकांग तो पहले से ही आपको पता है बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेंटर है। हम्म। और हांगकांग या सिंगापुर में भी बनाए तो भी, जब सिंगापुर में वो नहीं बनाएंगे, वो हांगकांग बनाएंगे, क्योंकि हांगकांग चाइना से एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी है। हाँ। तो बन जाता है तो इससे आपको गोल्ड की जो कीमत तय होती है, हम्म। विक्रांत, जरूरी बात यह है, हो सकता है कि वो कीमत तय होने में फिर ये ईस्टर्न भाग का दुनिया के काफी रोल रहेगा। हाँ वही सर, लोगों का सवाल है कि क्योंकि तय कीमत वहीं से होती है हमेशा, वेस्ट से। तो क्या ईस्ट हांगकांग ये इतना बड़ा भी हो सकता है कि कीमत यहाँ पर भी ये प्रभावित होने लगे? यही यही चाइना चाहता है। चाइना यही चाहता है। और अगर डीडॉलराइजेशन हो गई तो अपने आप आपको कॉमेक्स के जरिए कीमतें होने में आपको कमी नजर आएगी, और आपको हांगकांग के ज्यादा नजर। देखिए, अभी सब अटकलें हैं, लॉन्ग टर्म हाँ। बात है। आने वाले, मुझे लग रहा है, जो मैंने 2 से 5 साल का आपको नजरिया लगातार देता हूँ, 2 से 5 साल मेरा मतलब है 2028 से लेके 2031 तक। आप देखिए कि गोल्ड और सिल्वर की मार्केट में कितने बदलाव आएंगे। और इसी बात को लेकर मैं बुलिश हूँ। हालांकि ये कोई निवेश की सलाह नहीं है, निवेश की तो सलाह अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से
प्लीज लीजिए। हाँ सर, एक अंतिम सवाल, यानी कि चाइना की ये सब तैयारियां कि बहुत बड़े पैमाने पर गोल्ड खरीदना, डेरिवेटिव पर रोक लगा देना, और हांगकांग को लेकर के जिस तरीके से क्लियरिंग सेंटर वो बना रहा है इतना बड़ा, और पूरी कोशिश है कि वेस्ट के दबदबे को तोड़ करके ईस्ट का दबदबा बनाया जाए, यानी चाइना की गोल्ड की प्लानिंग जो है वो कई साल आगे की है, और वो पूरी तरीके से इस पूरे भूभाग पर एक छत्र राज दिखाई देना चाहता है चाइना की तरफ से। चाइना में जितनी भी प्लानिंग हुई है विक्रांत, आज तक वो बहुत लॉन्ग टर्म हुई। जब चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग में हब रखा, जिस समय चाइना, मुझे याद है 1980-90 का दशक था, जब हम्म। चाइना धीरे धीरे अपने यहाँ फैक्ट्रीज लगा रहा था, हम्म। तो लोगों को लग रहा था ये क्या, एक अपना एक एक मील के बदले फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं गरीबी में। आज देखिए चाइना कहाँ पर है। हम्म। जब चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स इकट्ठे शुरू कर रही है आज से 15-20 साल पहले, तब लोग कर रहे थे क्या इकट्ठे कर रहा है, अजीब अजीब नाम के मिनरल्स हैं, इनके किस काम आएंगे। लोग उस टाइम बोलते थे चाइना ये क्या इकट्ठा कर रहा है, कूड़ा कबाड़ इकट्ठा कर रहा है। आज देखिए, हाँ, तो मुझे लग ट्रम्प रहा को है जाकर चाइना के। की ये जो, हाँ। हाँ, चाइना की ये जो लॉन्ग टर्म विजन है, हाँ। यही यही किसी देश को आगे लेकर जाती है। मैं कोई चाइना की प्रशंसा नहीं कर रहा, मैं उनकी पॉलिसी को, सिर्फ आपने सवाल पूछा है तो जवाब दे रहा हूँ। हाँ। तो मुझे लगता है यही विजन आगे लेकर। दूसरा एक चीज और भी है ना विक्रांत, कि चाइना जो है वो डेमोक्रेसी नहीं है। हाँ तो देखिए यहाँ आपको मैं फर्क बताता हूँ, क्योंकि आप तो पॉलिटिकल एडिटर भी रहे हैं, जी। आप इसको समझ पाएंगे कि जब डेमोक्रेसी होती है तो 5 साल की सरकार होती है, ठीक है, हाँ भारत की बात कर रहा हूँ। जी। तो नजरिया पहले 5 साल का रहता है। ये हाँ। तो अब क्योंकि मोदी सरकार आई, उनको 12 साल हो गए, हाँ। वो मोदी 3.4 आ गया, उस 3.0 आ गया। वरना क्या होता है कि 4-4 5-5 साल का नजरिया लग के सरकारें चलाई जाती हैं। हम्म। ये तो अब इन्होंने 2047 का एक एक विजन क्रिएट किया है कि हम वहां तक सोच के चलें। वरना आप यूके देख लीजिए, जापान देख लीजिए, हाँ। आपको क्या लगता है इन जगहों पर कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जा सकती है? आप हम्म। यूके की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल। मैं इतनी जल्दी शायद मैं कपड़े अपने नहीं चेंज करता हूँ जितनी हाँ। जल्दी वहां पर प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। हाँ। तो ये जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और चाइना में क्या है, चाइना में है कम्युनिस्ट रूल। हाँ। कम्युनिस्ट रूल लॉन्ग टर्म होता है। आप इनके जो भी राष्ट्रपति आते हैं वो हाँ। पूरा एक जनरेशन पार कर जाते हैं। हाँ। आपको याद होगा, बिल्कुल। इनसे इनसे पहले जो थे वो आप नाम ही भूल जाते हैं पिछले का। क्या हाँ। नाम था आपको तो याद होगा, शी जिनपिंग से पहले वाले जो थे, हाँ। याद है आपको नाम? यस सर। नहीं ना, नहीं याद है, जी ज्यादातर जितने लोगों भी को बैठे याद थे। होगा। हाँ। क्योंकि हाँ। मतलब आपको ऐसा लगता है कि इनके अलावा तो कभी कोई राष्ट्रपति रहे नहीं। तो हाँ। ये जो विजन है ना, ये आपको एक एक हालांकि कम्युनिस्ट रूल को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, हाँ। उसमें बहुत सारी खामियां हैं, पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब रहती है तो आप एक लॉन्ग टर्म विजन रख के चलते हैं, और अगर वो बनी रहती है तो आपका विजन कामयाब हो जाता है। हम्म। क्योंकि आपने जो विजन बनाया आप तो उसी पे चलते रहेंगे, और हम्म। विजन कामयाब, आप रेयर अर्थ मिनरल्स में कामयाब हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में कामयाब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में कामयाब हो गया, कुछ हद तक टेक्नोलॉजी में कामयाब हुआ। आज बीवाईडी ने टेस्ला को बीट कर दिया है। हिट कर दिया। कितनी जगह में, भारत में टेस्ला फेल हो गई, बीवाईडी हिट हो गई। आप देखिए, आप सड़कों पे निकलिए बाहर, बिल्कुल। मुझे बताइए आपको जब से टेस्ला भारत में आई है, हाँ। आपको कितनी, टेस्ला इज अ फेलियर इन इंडिया। बिल्कुल। ये आपके जितने ऑटो एक्सपर्ट्स हैं आप किसी से पूछ लीजिए। हाँ। और बीवाईडी हैज बीन अ हिट इन इंडिया, इसने इतनी रेंज निकाल दी है, छोटी गाड़ी भी निकाल दी है, कम रेंज की निकाल दी है। जबकि टेस्ला तो बहुत धूमधाम से आई थी। हाँ। प्रधानमंत्री मोदी से इलॉन मस्क मिले थे, बच्चों समेत घूम रहे थे, बच्चे भी मनवा ली थी अपनी बात, आ जाओ भैया आ जाओ। बट हाँ। अल्टीमेटली इट डिड नॉट वर्क, ना तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग लगाई। और तो मुझे लग रहा है चाइना ने टेक्नोलॉजी में बीट किया, चाइना ने रेयर अर्थ में बीट किया, चाइना ने दुनिया की फैक्ट्री बन गई और लोग देखते रह गए। इसी प्रकार चाइना जो है वो क्लियरिंग हब भी बन जाएगा और लोग देखते रह जाएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म विजन पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आती है। हाँ। जरूरी नहीं कम्युनिस्ट हो, अगर आप डेमोक्रेसी में भी लंबे वक्त तक रह सकते हैं। पर हाँ। यहाँ तो हर 5 साल बाद अटकलें लगती हैं, पता नहीं कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। वहां तो ऐसा है ही नहीं, वो हाँ। तो अपने आप को लाइफ टाइम घोषित कर देते हैं। बिल्कुल। रशिया देख लीजिए आप, हाँ। वो लाइफ टाइम घोषित कर चुके हैं, शी जिनपिंग भी और रशिया के, जब तक हम हैं हाँ। तब तक हम ही राजा हैं। हाँ। तो इससे आप लॉन्ग टर्म विजन रख पाते हैं और इसी से आप इस प्रकार की सक्सेस स्टोरी बुन पाते हैं। लेकिन चाइना जैसे देश ने सर उस भ्रम को भी तोड़ा है कि कम्युनिज्म और डेवलपमेंट साथ साथ नहीं चल सकते। कम से कम इस मामले में उन्होंने इस भ्रम को तोड़ा है कि डेवलपमेंट। नहीं, मैं इसमें विक्रांत थोड़ा मेरा फर्क है, क्योंकि वहां जो निजी क्षेत्र है, हाँ। निजी क्षेत्र, जैक मा नाम के आपको पता होगा व्यक्ति हाँ। थे, जिनकी हाँ। बिल्कुल। अलीबाबा जो कंपनी थी, उस उसको अगर अलीबाबा को चाइना रोकता ना, तो आपको मैं गारंटी का साथ कहता हूं आज अलीबाबा अमेजोन से बड़ा होता।
जैसे ही कंपनी बड़ी होने लगती है, चाइना उसमें अपने हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सीसीपी के रिप्रेजेंटेटिव डाल देता है। हाँ, तो वहां पर एक लिमिट के बाद आप ग्रो नहीं कर सकते। हम्म, पर जो चाइनीज जनता है वो सोचते हैं हम इस लिमिट पे भी पहुंच जाएं तो बहुत है। हाँ, वहां पर आपने कभी नाम सुना है चाइना में किसी जेफ बीजोस का, इलॉन मस्क का, गौतम अडानी का, मुकेश अंबानी जैसे व्यक्ति का? आप कभी नाम, जैक मा एक नाम निकला था, आपको केवल याद होगा। नाम निकला उसके था सर, बाद जहन में बैठा हुआ है। उसके वो भी, और उस व्यक्ति का आप कब से नहीं पता वो क्या कर रहा है, कहां पर है, बीच में तो गायब भी हो गया था, बहुत टाइम के लिए गायब कर दिया गया। हाँ, तो कोई आपको सिंगल इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़ा बिजनेसमैन आपको चाइना में सुनने, अगर वो सुनने में आएगा तो हाँ, उसकी आवाज दबा दी जाएगी, उसको गायब कर दिया जाएगा। तो ये वहां पर खामियां भी हैं। तो इसलिए ठीक है, डेवलपमेंट है तो वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट की मर्जी पर। अच्छी अच्छी चीज ये है कि गवर्नमेंट भी टेक्नोलॉजी में और भविष्य में निवेश करती है। ये एक वहां पर अच्छी बात है जिसकी वजह से आपको डेवलपमेंट दिखाई देता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आप मूविंग अपनी कार में हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण मसले पर बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।